Okay, so we are starting with supply chapter. डिमांड चैप्टर का जस्ट आपको मैं रिवाइज करा रही हूँ. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है ना. तो एक्स एक्सिस पे तुम्हारा क्या होता था, क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे प्राइस. डिमांड कर्व कैसे था, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेकिन सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग. तो यदि मुझे सप्लाई कर्व बनाना होगा तो वो इस तरह से बनेगा, सप्लाई कर्व, ऐसे सप्लाई कर्व. सो व्हाई इज इट सो, जब हम डिमांड चैप्टर पढ़ते हैं तो हम खुद को कस्टमर मानते हैं. जब हम सप्लाई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम खुद को प्रोड्यूसर मानते हैं, ठीक है. और एक प्रोड्यूसर के नजर से सोचो, सिर्फ प्रोड्यूसर के नजर से सोचो कि यदि किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो तुमको वो बेचने में ज्यादा मजा आएगा ना, क्योंकि तुम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो. तो यदि पी प्राइस होती है उस पे तुम क्यू क्वांटिटी बेच रहे हो, ठीक है. प्राइस बढ़ेगी तो तुम्हारी ताकत तुम इसी चीज में लगाओगे कि अरे इसकी प्राइस बढ़ी है, अभी एक्सपेंसिव है ये, इसको मैं ज्यादा बेच दूं. तुम अभी ये मत क्वेश्चन करो कंज्यूमर क्यों खरीदेगा ज्यादा में. कंज्यूमर की बात हम डिमांड चैप्टर में करते हैं, प्रोड्यूसर या सप्लायर की बात हम सप्लाई चैप्टर में करते हैं. ओके, और फिर दोनों की बात साथ में हम इक्विलिब्रियम जो डिराइव करेंगे उसमें हम देखेंगे. बट अभी एज अ प्रोड्यूसर कोई चीज महंगी हुई है, यू विल ट्राई टू सेल इट ऑफ, तो क्वांटिटी सप्लाइड विल बी मोर. और कोई चीज सस्ती हुई है, तुम रुक जाओगे, सस्ते में बेच के कम प्रॉफिट मिलेगा ना. तो यदि P2 है, प्राइस गिरी, तो यहाँ पे Q2, ठीक है, ये क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी. तो तुमने क्या क्या देखा इसमें, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. दोनों चीजें एग्जाम में आई हुई है. सप्लाई कर्व का शेप पूछा उसने, तो आप क्या बोलेंगे, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. उसके बाद और क्या बोलेंगे, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. डायरेक्ट रिलेशनशिप देख रहे हो ना, प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस घट रही है, सप्लाई घट रही है. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये भी बात ध्यान रखना. उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई या सप्लाई फंक्शन. तो देखो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, रिलेशन मैंने अभी बताया, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी. तो रिलेटेड गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की नजर से भी, और समझना तो जरूरी है ही. सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है, ये नहीं तो ये, ठीक है ना, जैसे टी नहीं तो कॉफी. तो सब्सटीट्यूट गुड्स में इनवर्स रिलेशन होता है. इफ वी आर सेलिंग टी, इफ प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस, मैं तो चाय बेच रही हूँ ना, और प्राइस तो कॉफी की बढ़ रही है, तो मेरा चाय बेचने का मन भी करेगा क्या. मैं ये नहीं सोचने लगूंगी यार जितना भी मेरे पास कैपिटल है, चलो ना पैसा अब मैं कॉफी बेचने में लगाती हूँ, तो उसमें मैं ज्यादा प्रॉफिट कर लूंगी. सो if I am selling tea, if price of coffee rises, tea supply will decrease. I will not be interested in selling tea. I would like to shift my resources from supplying tea to supplying coffee. So we will shift our resources to produce coffee. तो इनवर्स रिलेशन होता है सब्सटीट्यूट गुड्स में. सब्सटीट्यूट गुड्स में इनवर्स रिलेशन, दैट इज सप्लाई में इनवर्स रिलेशन होता है, डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है. और तुम देखो, एक बार समझने के बाद लर्न करने का तरीका, डी फॉर डिमांड, डी फॉर डायरेक्ट रिलेशन और सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है. और सप्लाई में सब्स्टिट्यूट गुड्स का इनवर्स रिलेशन होता है. एग्जाम में दैट इज अ ट्रू फैक्ट दैट यू विल नॉट गेट सो मच टाइम टू थिंक. तो एक बार यहाँ समझ लिया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का सप्लाई में इनवर्स रिलेशन होता है. Why? Because if you are selling tea, yeah, give me, let me give an example. You are selling tomatoes. उसी जमीन पे तुम ये भी उगा सकते हो, potatoes. टमाटो सस्ता हो रहा है और पटेटो महंगा हो रहा है, तुम नेक्स्ट टाइम ये सोचोगे नहीं क्या कि टमाटो क्यों उगाऊं, पटेटो उगाता हूँ ना, तो उससे मुझे ज्यादा कमाने को मिलेगा. सो इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट राइजेस, you will shift your resources to produce that substitute. तो रिलेशन कैसा हुआ, इनवर्स. अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में. इसमें रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स साथ में कंज्यूम करना है ना, ब्रेड एंड बटर, फिर उसके बाद कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, सब साथ में. तो इफ सप्लाई ऑफ ब्रेड राइजेस,
सप्लाई ऑफ बटर विल ऑटोमेटिकली राइज। जैसे कि मान लो मार्केट में गाड़ियां बहुत आ रही है, लोग खरीद रहे हैं, तो पेट्रोल की डिमांड, पेट्रोल आई मीन आई शुड नॉट टॉक अबाउट डिमांड इन दिस चैप्टर। तो यदि मैं बोल रही हूँ कि सप्लाई ऑफ पेट्रोल, गाड़ियां इंक्रीजेस, तो सप्लाई ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सप्लाई का रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट। और डिमांड का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स। एक मिनट, मैं शांति से आपको टाइम दे रही हूँ, आप ये लर्न करो। सब्स्टिट्यूट गुड्स सप्लाई इनवर्स रिलेशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स डिमांड डायरेक्ट रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में सप्लाई का कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिमांड का कैसे रिलेशन होता है? इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन। टेक 2 मिनट्स, समझ लो, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर ही हम आगे जाते हैं। इन सब से एक एमसीक्यू बनता है एग्जाम का। ओके, हो गया ये। अब हम जाते हैं आगे, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट। देखो, कोई भी प्रोड्यूसर है, उसको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, मतलब सब यूज करना पड़ेगा ना, तब जाके वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा। तो मान लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यदि उनकी प्राइस हाई है, इफ प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इज हाई, सप्लाई विल बी लो, क्योंकि हर प्रोड्यूसर का एक बजट होता है, उस बजट के अंदर रह के उसको काम करना होता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मेरे को इतने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ मैं। तो यदि मटेरियल महंगा हो गया या लेबर महंगी हो गई, तो आप कम सप्लाई कर पाओगे, क्योंकि अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके महंगे हो गए। सो ऑलवेज रिमेंबर, इवन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम, यदि आप आउटडेटेड पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, तो क्या होगा फिर? उस यदि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो तुम्हारा प्रोडक्शन लो होगा, वेस्टेज ज्यादा होगी, लीकेज ज्यादा होगी, ब्रेकेज ज्यादा होगी, सामान टूटेगा फूटेगा, गलत बनेगा, तुम्हारी सप्लाई कम होगी। तुम्हारी टेक्नोलॉजी पुरानी है, और यदि तुम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो उतने ही समय में तुम ज्यादा सामान प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो तुम्हारी सप्लाई भी बढ़ेगी। अब ये मान लो कि है ना, हैंडलूम है, हाथ से लोग काम करते हैं, तो हैंडलूम में तुम एक दिन के कम यूनिट्स बना पाओगे, लेकिन पावरलूम है, पावरलूम में बहुत सारी मशीन्स कपड़ा बनाती है, तो एक दिन में बहुत सारे यूनिट्स तुम प्रोड्यूस कर दोगे। तो हमेशा याद रखो, यदि प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे एग्जाम में वो पूछा रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई, तो क्या होगा? तो फिर जो आपकी सप्लाई है दैट विल बी लो। तो रिलेशन कैसे हुआ? इनवर्स रिलेशन। अब टेक्नोलॉजी की बात करो, प्रोड्यूसर हो तुम, यदि तुम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो हाई प्रोडक्शन होगा, यदि तुम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो लो प्रोडक्शन होगा। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट जहां वर्ड आता है वहां हमारे दिमाग में सबसे पहले टैक्स और सब्सिडी, दो चीज आता है। हम एज अ प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं,
यदि हम कुछ ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं मान लो जिसमें पूरी सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल, तो गवर्नमेंट हमको सब्सिडी भी देती है, ऐसे प्रोड्यूसर्स की गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। तो यदि मेरे ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो काफी सारा पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही चला गया। तो यदि टैक्स ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन हमेशा लो कर पाऊंगी मैं। लेकिन यदि गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी मतलब मेरी हेल्प कर देगी, तो मैं प्रोडक्शन बढ़ा पाऊंगी। तो ध्यान से देखो गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या क्या लिखा है यहाँ पर, टैक्स इज हाई, यदि ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया तो सप्लाई विल बी लो, तो इनवर्स रिलेशन है। लेकिन सब्सिडी दैट इज गवर्नमेंट ने हेल्प दे दी, सब्सिडी इज हाई तो सप्लाई इज हाई, मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगी ना, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन टेक्नोलॉजी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। करो इसको 2 मिनट, ध्यान दो कि क्या है, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। हो गया बेटा, समझ में आ रहा है सबको? नहीं, सब्सिडी लो रहेगा लेकिन फिर टैक्स लो रहेगा तो भी तो सप्लाई हाई रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना ये सब सब्सिडी हाई रहनी चाहिए। सब्सिडी लो रहेगा और टैक्स हाई रहेगा। सब्सिडी नहीं नहीं, देखो, टैक्स भी लो रहेगा, दोनों लो रहेगा। हाँ सपोज टैक्स भी लो और सब्सिडी भी लो हाँ हाँ ठीक बात है। तो। हाँ यदि कम टैक्स ले रहे हैं गवर्नमेंट हमसे और कम सब्सिडी दे रहे हैं, तो भी टैक्स कम है तो भी मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर जाऊंगी। आज मान लो कि मैं 100 रुपए कमाती हूँ, उसमें से यदि गवर्नमेंट 30 रुपीज टैक्स ले जाती है तो मैं तो 70 का ही काम कर पाऊंगी ना। मेरे पास हैंड में डिस्पोजेबल इनकम तो 70 ही बची है, और एक मैं 100 कमा रही हूँ, गवर्नमेंट 10 ही ले रही है, तो मैं 90 जो मेरे पास बचा है, फुल 90 से जो मर्जी जितना मैं वापस से उसको इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस में प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन ये 90 पे आपको सब्सिडी भी सब्सिडी नहीं है, 70 पे शायद सब्सिडी रह सकती है, ऐसा कुछ वैसा भी हो हार्ड सकता एंड है। फास्ट रूल नहीं है। बेसिकली सब्सिडी इज गिवन वेयर गवर्नमेंट देखती है कि किस सेक्टर को सब्सिडी की जरूरत है। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है, तो और या ऐसा कोई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो जिससे कि सोसाइटी को बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल सोलर पावर, ठीक है ना। तो इनफैक्ट जब हम्म हम लोग सीए पढ़ते थे उस समय पूरा सीए फाइनल में टैक्स की बुक में ये था कि पूरा का पूरा 10 ईयर का टैक्स हॉलिडे दिया था। कौन से एरिया को, जहां पर आप जैसलमेर साइड के कुछ एरिया में, वहां पर आप घूमने भी जाएंगे ना तो आपको दिखाएंगे ये ऐश्वर्या राय की विंड मिल है, ये सुष्मिता सेन की विंड मिल है, सबने वहां पे विंड मिल्स खोली थी। वाई? बिकॉज आप जो भी वहां से इलेक्ट्रिसिटी विंड मिल से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, तो उससे है ना 10 इयर्स का गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलिडे दिया था। मतलब आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से पैसा कमा रहे हैं तो वो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, तो उससे वो पूरा एरिया, क्योंकि टैक्स हॉलिडे कर दिया, दैट इज सब्सिडी दे दी एक काइंड की छूट, कोई टैक्स नहीं लेंगे 10 साल तक, तो लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किया, उसके कारण वो बैकवर्ड एरिया आगे आ गया, है ना। और तो जनता का भी भला हुआ, और क्योंकि टैक्स हॉलिडे था
तो लोगों ने वहां पे जाके और बिजनेस कर लिया। तो सब्सिडी कहाँ देगी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का लुकआउट है, अपना लुकआउट नहीं है। अपने को सिर्फ इतना देखना है, सब्सिडी मिलता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, टैक्स यदि बढ़ता है तो प्रोडक्शन घटता है। दैट इज व्हाट वी आर कंसर्न। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है थर्ड, relationship between price and quantity supplied is called law of supply। तो law of supply क्या होता है, सीधी सी बात है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिलेशन है वो लॉ ऑफ सप्लाई है। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि प्राइस चेंज हुई इसलिए सप्लाई चेंज हुई, या सप्लाई चेंज हुई इसलिए प्राइस चेंज हुई? मतलब प्राइस चेंज हो रही है इसलिए सप्लाई चेंज हो रही है, या सप्लाई चेंज हो रही है इसलिए प्राइस चेंज हो रही है? पहला ट्रिगर किसका, प्राइस का या क्वांटिटी का? आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? पर वापस रिपीट करना। ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज चेंज इन सप्लाई, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? और ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी supplied there is change in price, is this statement correct? पहले क्या चेंज होता है? दोनों वेज जा सकता है। अच्छा ये आप थोड़ा सा खुद का ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जैसे मैं, चलो डिमांड की बात करते हैं, प्राइस चेंज होती है इसलिए डिमांड चेंज होती है, या डिमांड चेंज होती है इसलिए प्राइस चेंज आती है? what does डिमांड डिमांड चेंज होती है इसलिए प्राइस, डिमांड चेंज होती है तो प्राइस चेंज होता है। प्राइस चेंज होती है इसके लिए डिमांड चेंज होता है। अच्छा मैं इस सिर्फ आपको एक जगह थोड़ा सा हिंट देती हूँ, सुनो। थिंक दैट यू आर रनिंग अ फैमिली, अपनी मम्मी के बारे में सोचो। ओके तो अच्छा मैं मेरी फैमिली की बात करती हूँ। यदि कोई चीज सस्ती होगी जो कि नॉर्मल गुड है, से टमाटोज सस्ते होंगे, ठीक है, तो मैं उसको, टमाटो सस्ते हुए दैट इज उसकी प्राइस में चेंज आया, मान लो वो 30 रुपीज केजी से 20 रुपीज केजी हो गए, सस्ते हो गए। आई विल बाय, आई विल मेक सूप, I will put it in salad, I will put it in sabji, I will try to make sauce and keep it, बहुत कुछ कर लूंगी, क्योंकि टमाटो की प्राइस गिरी थी इसलिए टमाटो की डिमांड बढ़ी थी। ये मैं बोल रही हूँ, डिमांड की बात कर रही हूँ। तो पहला ट्रिगर किसने दबाया था, प्राइस ने कि क्वांटिटी ने? सोचो तुम। क्वांटिटी, प्राइस ने। अरे क्वांटिटी ने कैसे, प्राइस ने ना, प्राइस क्योंकि घटी थी इसलिए मैंने ज्यादा क्वांटिटी डिमांड की थी। तो पहला ट्रिगर, समझा। देखो वो तुमको एग्जाम में ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं। ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज चेंज इन क्वांटिटी, और ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी देयर इज चेंज इन प्राइस। बहुत फर्क है ना। ये तो वही बात है ना, अरे मम्मी है तो बच्चा है, बच्चा है तो मम्मी है, ये क्या बात बोल रहे हो तुम? मम्मी है तो बच्चा है, बिकॉज ऑफ प्राइस देयर वाज चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस में चेंज हुआ तो क्वांटिटी में चेंज हुआ ना। तो अब मैंने ये बात डिमांड की बताई है, सप्लाई की नेक्स्ट क्लास में तुम मुझे बताना। डिमांड के लिए मैं बोलती हूँ क्योंकि प्राइस बढ़ी थी तो ट्रिगर दबाया प्राइस ने, इसलिए डिमांड घटी थी, या क्योंकि प्राइस घटी थी इसलिए डिमांड बढ़ी थी। तो प्राइस इनिशिएटिंग फैक्टर प्राइस है, डिमांड नहीं है। यदि उसने सेंटेंस को थोड़ा सा गोल घुमाया और वो सुनाई तो एक जैसा ही देगा ना, डिमांड प्राइस, प्राइस डिमांड दोनों आ रहे हैं, पर पहले क्या आना चाहिए, प्राइस चेंज फॉलोड बाय क्वांटिटी चेंज। दोनों को मिक्स कर दी तो आंसर रॉन्ग होगा, और मैं ऐसा क्वेश्चन तुमको एग्जाम में दूंगी। चलो नेक्स्ट, थर्ड हमने रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। यदि मैं ऐसे लिख देती, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, तो वो ठीक होता। लेकिन मैं ऐसे लिख देती, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, तो क्या वो सही होता? तुम कुछ सोचो। ओके नेक्स्ट,
पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी से सड़ जाते हैं, मिल्क, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. ओके, पेरिशेबल गुड्स सप्लाई कर्व इज वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस. ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है. तो हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल. तो पेरिशेबल गुड्स सप्लाई कर्व इज वर्टिकल पैरेलल टू योर वाई एक्सिस. Why is it vertical? क्योंकि तुमको बेचना ही पड़ेगा. तुमने बेचा नहीं और तुम अपनी प्राइस लेके अड़े रहे, सड़ जाएगा वो सामान. तो पेरिशेबल गुड सप्लाई कर्व इज ऑलवेज वर्टिकल. वर्टिकल मतलब क्या? पैरेलल टू योर वाई एक्सिस. अच्छा, लेबर का सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व. मैं अभी बना के भी बताऊंगी. व्हाई इज इट बैकवर्ड बेंडिंग? जब तुम इनिशियली एक लेबर का तुम पैसा बढ़ाते हो कि तू आके और हमारे लिए काम कर, तुम पैसा बढ़ाओगे, वो बहुत घंटे काम करेगा. फिर और पैसा बढ़ाओ, उस आखिरकार ह्यूमन इफेक्ट है ना. तो नाउ ही विल प्रिफर लेजर ओवर वर्क. ध्यान से सुनो, यही वर्डिंग्स भी एग्जाम में आया. व्हाई इज द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बैकवर्ड बेंडिंग? बिकॉज ही विल प्रिफर आफ्टर सर्टेन आवर्स ऑफ वर्क he will prefer leisure over work. ठीक है ना. तो अब एक बार पैसे बढ़ाए तो वो आगे गया. That is, ये देखो, पैसे बढ़ाए, उसने भी सप्लाई बढ़ाई, लेकिन अब और पैसे बढ़ाए नहीं, वो अपने कुछ वर्किंग आवर्स कम करेगा, आराम करेगा. तो लेबर का सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग. ठीक है. अच्छा, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे इक्विलिब्रियम होता है. वेयर D इज इक्वल टू S. अब वो एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई. जिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगते. तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो सप्लाई घटेगी. लेकिन एग्रीकल्चरल गुड्स में ये नहीं लगता है. फिर वो बोलते वाई? क्योंकि दुनिया का सारा वीट तुम खरीद लो, दुनिया का सारा वीट खरीदने के बाद मैं तुमको बोल रही हूँ, मतलब मैं खरीदना चाहती हूँ, तुम बेच रहे हो. दुनिया का सारा वीट मैं ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ. अब मैं तुमको बोल रही हूँ, तूने सारा वीट मुझे 20 रुपीज केजी के हिसाब से दिया है, अब मैं देखो 40 रुपीज केजी दूंगी. मुझे वीट लाके दे. उसको उगाने में टाइम लगता है. मैं कितना भी ज्यादा पैसा दे दूं, 6 महीने में यदि फसल तैयार होती है, 6 महीने से पहले तुम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेन एंड मॉनसून. इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्राइस. सो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई इज एग्रीकल्चरल गुड्स. क्योंकि मैं प्राइस बढ़ा के दे रही हूँ, तो भी रेन अच्छी नहीं हुई, मानसून अच्छी नहीं हुई, टाइम तुम्हारे हाथ में पूरा नहीं था, तो वो तुम बढ़ा के भी मुझे दोगे कैसे, भले ही मैं तुमको डबल पैसा दे रही हूँ. तो एग्रीकल्चरल गुड्स इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई. एग्जाम का क्वेश्चन था. पेरिशेबल गुड्स अभी समझाया कि मैं पेरिशेबल गुड्स इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई. पेरिशेबल गुड्स का कर्व कैसे होता है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड नॉट अपना अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व. बिकॉज तुमको बेचना ही पड़ेगा, तुम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते. देन रेयर गुड्स, जैसे कि पिकासो की पेंटिंग है या एंटीक है, इवन व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज. तो इस पे भी लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता. लेबर बैकवर्ड बेंडिंग कर्व होता है. आफ्टर सर्टेन टाइम द लेबर विल प्रिफर लेजर ओवर अर्निंग वेजेस एंड इंक्रीजिंग आवर्स ऑफ वर्क. थोड़ा पैसा बढ़ेगा तो वो भी अपना नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाएगा, और पैसा बढ़ाएंगे पीछे मुड़ जाएगा. लेबर कर्व बैकवर्ड बेंडिंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है ना, थोड़ा आराम उसको भी चाहिए. अच्छा, लेबर में एक ही टाइप ऑफ इलास्टिसिटी होती है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी. अरे, सप्लाई में एक ही टाइप ऑफ इलास्टिसिटी होती है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. डिमांड में तुम बहुत कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या क्या पढ़ रहे थे वो भी मुझे बताना. लेकिन सप्लाई में ओनली वन टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. जल्दी जल्दी में डिमांडेड मत करना,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। हमेशा क्यू ऊपर आता है और पी नीचे आता है, तो ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, उससे न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। There are 5 types of price elasticity of supply. डिमांड का भी तो 5 टाइप था और सप्लाई का भी 5 टाइप है। ओके, तो यदि वर्टिकल टू वाई एक्सेस दैट इज 0, इलास्टिसिटी इज 0, यहाँ पे इलास्टिसिटी इज 0। ये जो सप्लाई कर्व है, प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे चाहे प्राइस वो ही रहे, सेम रहे, सप्लाई हिलती नहीं, सप्लाई चेंज नहीं हो सकती, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, और इसको बोलते हैं वर्टिकल सप्लाई कर्व। अब देखो सप्लाई ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन है ना, इससे स्टार्ट हो रहा है सप्लाई कर्व। प्राइस पी थी तो क्वांटिटी क्यू सप्लाइड थी, प्राइस बढ़ी तो ये भी बढ़िया, एंड एग्जैक्ट प्राइस 10% से बढ़ी है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10% से बढ़ी, तो उसको 10/10 करके 1 मिलेगा, दैट इज इट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, सप्लाई कर्व टचेस द ओरिजिन यहाँ पर। अब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई दैट इज इंफिनिटी है ना, ये मतलब प्राइस वही है, कभी क्वांटिटी सप्लाइड क्यू आ जाती है, कभी Q1 हो जाती है, कभी Q2 हो जाती है। वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस will get an infinite change in quantity supplied, that is known as perfectly elastic supply, denoted by infinity sign, and the curve is parallel to your x-axis. It is also called as horizontal curve. horizontal ऐसे होता है, vertical ऐसे standing straight line होता है। vertical का साइन 0 होता है, horizontal का साइन infinity होता है। अब देखो एक्स एक्सिस के अंदर की तरफ आया है सप्लाई कर्व, पी पे क्यू क्वांटिटी, प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी भी बढ़ा है, स्टीपर ये ऊपर से फट करके नीचे गिर रहा है, दैट इज स्टीपर कर्व, मतलब अंदर है यहाँ पर। यदि ये बाहर निकल जाएगा तो फ्लैटर कर्व बोलेंगे। स्टीपर कर्व रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, स्टीप है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम कैसे बोलेंगे, इसको हम रीड कैसे कर रहे हैं, 0 से तो बड़ा है लेकिन इट इज लेसर देन 1, इसलिए ये एक्स एक्सिस के अंदर है। लेकिन आप ये देखो, यदि ये फ्लैटर कर्व है, मतलब ओरिजिन से बाहर निकल गया, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, फ्लैटर कर्व में हमेशा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, तो फ्लैटर कर्व रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई, तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी। तो पाथ सप्लाई बोला, वर्टिकल जो बोला उसका साइन 0 था, जो हॉरिजॉन्टल कर्व बोला उसका साइन क्या था, इंफिनिटी, जो ओरिजिन से निकला उसको बोला यूनिट इलास्टिक। अब जो एक्स एक्सिस के अंदर है वो स्टीपर है, मतलब क्या हुआ, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। जो एक्स एक्सिस को निकल के बाहर आ गया वो क्या है, फ्लैटर सप्लाई कर्व, दैट इज फ्लैटर सप्लाई कर्व मतलब ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी। तो ये 5 इलास्टिसिटी हमको देखनी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ग्राफ से पूछ सकता है, एंड ग्राफ को वर्ड्स में डाल के ज्यादा पूछते हैं वो। ओके, अब ये सप्लाई कर्व देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 का सप्लाई कर्व देखो आप कैसे जा रहा है। वो ऊपर के टाइम में देखो, जैसे वो स्टार्ट हुआ है ना ऊपर, वो ऐसे फास्ट गिर रहा है, फास्ट, तो ये स्टीपर है। तो जब स्टीप होता है तो लेस देन 1 होती है इलास्टिसिटी, और फिर नीचे आते आते वो ऐसे थोड़ा बैठने लग गया, तो नीचे की साइड में फ्लैटर है। जब फ्लैट होता है तो वही ग्रेटर देन 1 होता है। ये देखो P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी है, P2 पे Q2 है,
P3 पे Q3 है और P4 पे Q4 है। तो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा था, स्टार्टिंग में क्योंकि वो फास्ट वे से गिर रहा है इसलिए वो स्टीप है और इसलिए इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। जबकि नीचे आते आते कोई ऐसे फास्ट गिर के ऐसे यू नीचे कर्व लेके जाता है, ऐसे ऊपर से गिर रहा है और नीचे यू कर्व ले रहा है, स्टीप हो रहा है, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो ऊपर स्टीपर था और नीचे फ्लैटर था। यदि वो ऐसा कर्व बना के दे और ऊपर के पार्ट की इलास्टिसिटी पूछे और नीचे की अलग पूछे, तो तुमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ऊपर क्योंकि स्टीपर है इसलिए इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 और नीचे फ्लैट है इसलिए इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी और सप्लाई फॉर्मूला हमने कर लिया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा एस अपॉन एस इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। And stopping the class at question 10, will continue with question 11 in the next class. Monday, be ready for demand test.